नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़। मैं हूं अंसारुल हक। लोकसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी बढ़ती जा रही है और आने वाले समय में बहुत तरह के समीकरण देखने को मिल सकते हैं। ख़ास तौर से अगर उत्तर बिहार की हम बात करें तो उत्तर बिहार में कई सारे नए चेहरे जो लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र नज़र आ रहे हैं और इन चेहरों की अपनी एक पहुंच है, अपना एक स्ट्रेंथ है। तो ऐसे ही एक चेहरे जिनकी चर्चा शिवहर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से हो रही है और ख़ास तौर से मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार ये जो शख्सियत हैं जिनसे आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वो लगातार उस इलाके में एक्टिव नज़र आ रहे हैं और जो जन स्वराज पद यात्रा के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर, उनकी टीम से ख़ास तौर से ये लगे हुए हैं। ये कोई आम शख्सियत नहीं है बल्कि शिवहर के पूर्व लोकसभा सांसद रह चुके और बिहार के राजनीति में एक बड़े कद्दावर लीडर के रूप में जाने जाने वाले बिहार विभूति के नाम से भी उन्हें जाना जाता रहा है। सीताराम सिंह के पुत्र राणा रणजीत सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं एसटीवी न्यूज़ के स्टूडियो में। रंजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसटीवी न्यूज़ के इस स्टूडियो में। सवाल पहला वही, बहुत भागदौड़ कर रहे हैं आप। मेरा मानना है कि चुनाव के समय आप किसी के दरवाजे पे पहली बार जाते हैं और जा कर के कुछ मांगते हैं, ये हमारा संस्कार, ये शिष्टाचार नहीं कहलाता है। तो हमारा जो तरीका है वो आप एक साल पहले से लोगों से जुड़िए, मिलिए, एक व्यक्तिगत संबंध बनाइए। और मेरे पिताजी का जो बगीचा बनाया हुआ है, एक बहुत बड़ा बगीचा बनाया हुआ है और हम लोगों को केवल व्यवहार कुशल रहना है, आदर सत्कार करना है, तो बहुत बड़ा समूह हम लोग से जुड़ जाता है। जो मान सम्मान केवल पिताजी के वजह से हम लोग को मिलता है वो वर्तमान के विधायक सांसद को भी नहीं मिलता है। तो ये हम लोग भाग्यशाली रहे कि ऐसे पिता का नाम, ऐसे पिता का परछाई हम लोग के साथ है। तो निश्चित रूप से हम लोग भाग्यशाली हैं और एक संबंध पहले से बना हुआ है। अब नए जनरेशन की तरफ हम लोग को लेके जाना है। आज कुछ बुज़ुर्ग लोग हैं जो जानने के बाद कि भाई आपके पिताजी के साथ हमने साइकिल चलाया, आपके पिताजी के साथ हमने संघर्ष किया, आपके पिताजी ने हमें तब मदद किया, हमने उनको तब मदद किया। तो वो जनरेशन अब थोड़ा बुज़ुर्ग हो गया है, 70-72 पे चला गया है। तो अगर अब उनके जो बच्चे हैं, उनके भतीजे हैं, उनके जो पोते हैं, उनको नहीं पकड़ा तो वो एक संबंध जो है वो टूट जाएगा। जैसे न्योता पिहानी हम लोग करते हैं तो न्योता पिहानी लगातार जब चलता रहता है तो चलता है, नहीं तो फिर जब नया जनरेशन अगर उसको डायरी को मेंटेन नहीं किया तो न्योता पिहानी टूट जाता है, छूट जाता है। तो लगा कि अब वो हमारा संबंध जो इतना पिताजी का कमाया हुआ बगीचा है वो कहीं ख़राब ना हो जाए, तो हम लोग उस मुहिम में पिछले 1 साल से लग गए। चुनाव आते जाते रहेंगे, संबंध जो व्यक्तिगत है वो बना रहेगा। तो निश्चित रूप से आप किसी भी तरीके से आप आते हैं उनके बीच में, नेता के रूप में आते हैं या किसी अलग रूप में भी, तो आपका स्वीकार जो है हर जगह किया जाएगा। जी नहीं, संबंध बनाने की अगर बात है तो बहुत अच्छी कोशिश है आपकी और ये चीज़ें होनी भी चाहिए। लेकिन सवाल है ना कि आपके संदर्भ में एक जो बेसिक सवाल है वो मेरे ख्याल से तमाम जो लोग हैं जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके जहन में भी ये होगा कि पिताजी की विरासत को राणा रणधीर सिंह जो है बखूबी निभा रहे हैं, आप एक अलग लकीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पिताजी का जैसे मैंने बताया, उनका बनाया हुआ एक बगीचा जो है बहुत बड़ा है। तो उन्होंने कुछ लोगों को तो निश्चित रूप से पकड़ा, कुछ लोगों को साथ लेके चले, लेकिन खास करके अक़लियत समाज, और मैं ये मानता हूँ और मैं बड़े बेझिझक में इस बात को कहता हूँ कि मेरे पिताजी जहाँ भी गए उसमें सबसे बड़ी भूमिका, सबसे अहम भूमिका अक़लियत समाज की है। क्योंकि मेरे पिताजी आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ा करते थे और कोई ना कोई यदुवंशी समाज का व्यक्ति वहाँ लड़ता था। शिवजी राय वहाँ से लड़ते रहे और यादव समाज का वोट हमें कभी मिला नहीं। तो अक़लियत समाज ने हमेशा साथ दिया। जब हमारे भाई साहब चुनाव हारे थे, जब बहुत कम 29-30 हज़ार वोट आया था, उसमें भी अक़लियत समाज ने हमारा साथ दिया। तो एक बहुत बड़ा एहसान हम लोग मानते हैं। तो वो एक, चूँकि भाजपा में हमारे भाई साहब चले गए और भाजपा में जाने के बाद क्या होता है वो आपको अंसारुल भाई बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। जो उनका जो शिक्षा दीक्षा जो दिया जाता है तो कहीं ना कहीं वो कड़वाहट उस चीज़ को ला देता है। और मैं कई जगह गया, मैं कई अक़लियत समाज के गाँव में गया तो लोगों ने बोला कि भाई ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। मैंने उनसे पूछा कि भाई आप घर क्यों नहीं आते, आपका अधिकार है, भैया पिताजी के मित्र रहे हैं, पिताजी के साथी रहे हैं। तो नहीं सर, अब वहाँ आने में हम लोग को बड़ा संकोच होता है।
लगता है कोई पूछेगा नहीं, 1-2 बार गए भी तो हम लोग को मान सम्मान नहीं मिला, दाढ़ी देख करके थोड़ा सा। तो ये मुझे लगा कि भाई वो एक हिस्सा छूट रहा है, और अगर मैं उसको छोड़ दूं तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संपत्ति मेरा नुकसान हो जाएगा। और मेरे पिताजी ने सबसे बड़ी संपत्ति अगर अर्जी है तो लोगों को अर्जा है, तो वो एक संपत्ति जो कहीं ना कहीं बिखर रहा था, टूट रहा था, वो रबर खिंचते खिंचते अब टूट जाता। तो इसलिए मैंने एक अलग रास्ता पकड़ा, और वैसे लोग खास करके जिनको छोड़ा जा रहा था कहीं ना कहीं पार्टी के विचारधारा से या जिस वजह से। रंजीत जी, आपको ये लग रहा है कहीं ना कहीं कि जो है भाई साहब ने जो राह चुना वो पिताजी की विरासत के खिलाफ कहीं ना कहीं गया? नहीं, खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए आप जिस पार्टी में रहते हैं उसके पार्टी का संस्कार, उस पार्टी के तरीक़ों को आप अपना लेते हैं जी। तो वो पार्टी जो है वो उनका अलग विचारधारा, हिंदुत्व पे चलते हैं या कुछ उनके एजेंडा कुछ अलग है। आज भी इंडिया और भारत में लगे हुए हैं, और मैं जिस पार्टी को मैंने चुना है, मैं किसी व्यक्तिगत अभी तक किसी पार्टी को नहीं ज्वाइन किया था। हम लोग प्रशांत किशोर के जन स्वराज अभियान से जुड़े हैं, तो ऐसे व्यक्ति से जुड़े हैं जो यहाँ की बातें करता है, शिक्षा की बात करता है कि भाई कैसे बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी तो रोजगार सुधरेगा, सड़कें बनेंगी तो उद्योग खुलेगा, बिजली की अच्छी व्यवस्था होगी तो लोग जो है कुछ ना कुछ छोटा मोटा लघु उद्योग लगाएंगे। तो अपने बच्चों की चिंता करते हुए किस तरीके से हम लोग जनता का सुंदर राज्य स्थापित करें। और लेकिन एक चीज़ जो आप कह रहे हैं कि पिताजी की विरासत का ख्याल रखते हुए आप जो उन्होंने बाग लगाए थे तो उसका एक भाग जो है छूट रहा था, तो उसको संभालने की आप कोशिश कर रहे हैं या वहाँ तक आप लोगों को फिर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो दो धड़ा शुरू से रहा है, या फिर जो है आप एनडीए की बात कर लें या मौजूदा समय में इंडिया की बात कर लें, तो आप इंडिया का हिस्सा नहीं है, आप एक तीसरी लाइन ले रहे हैं। निश्चित रूप से, क्योंकि मैं पिताजी की वजह से कई बड़े बड़े नेता लोगों के करीब रहने का मुझे मौका मिला। बचपन से पिताजी जब लालू जी रेलवे मंत्री थे तो पिताजी सांसद थे, आना जाना होता था, छोटा मोटा काम, बहुत सारी चीज़ें, बहुत नेताओं को करीब से देखा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैंने MBA इंजीनियरिंग किया है, MNC में काम किया है, तो एक ऐसे व्यक्ति के लीडरशिप को मैं चाहता था एक्सेप्ट करना जो इसके अंदर विजन हो, जिसने देश दुनिया में अपने आप को साबित किया हो। बिहार आज लगभग सबसे पिछड़ा राज्य है पूरे देश में, तो इस सबसे पिछड़े राज्य को कैसे टॉप के 5 राज्यों में लेकर के जाने के लिए एक विजनरी आदमी की ज़रूरत है, जिसके पास एक प्लान हो, एक विजन हो। तो वैसा व्यक्ति मैंने प्रशांत किशोर जी के रूप में देखा और उनके साथ इसलिए मैं जुड़ा। और जो मैंने बताया आपको अक़लियत समाज को लेकर के जो मेरी चिंता थी, तो निश्चित रूप से जन स्वराज जो है आज अक़लियत समाज को सबसे शीर्ष पे रखता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अंसारुल भाई कि आने वाला जो भविष्य है, जो आप MY कहते हैं ना, वो MF बनने जा रहा है। MF क्या है भाई? MF होगा मुस्लिम और फॉरवर्ड का कॉम्बिनेशन। अगर कोई फॉरवर्ड, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, अगर कोई फॉरवर्ड सोचता है, सपना देखता है कि आने वाले भविष्य में हमारा मुख्यमंत्री बिहार में हो, तो हमें एक नया कॉम्बिनेशन बनाने की ज़रूरत है जो MF होगा, और वो बनता दिख रहा है प्रशांत जी के इसमें। और कहीं ना कहीं दोनों कास्ट का, खास करके राजपूत समाज का, मुस्लिम समाज का एक बहुत पुराना संबंध रहा, सीताराम बाबू का रहा, अपने अब जो मोतियुर रहमान साहब का संबंध रहा, और एक दूसरे का सम्मान है हम लोगों के बीच में। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे आने वाला भविष्य जो है एक नया कॉम्बिनेशन। MF जब आप बनाएंगे तो बाकी लोगों का क्या होगा? MF हम बनाएंगे नहीं, एक MF की तरफ लोगों का एक रुझान आ रहा है। हमारा जो सिद्धांत है, हम विकास की बात करेंगे, हम शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरे उसकी बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे। लोगों में जो चर्चा होती है, कई लोग से मुलाकात हुई, उन्होंने इस बात को कहा। और हमारे खास करके आप देखेंगे जन स्वराज में, क्योंकि कुछ जातियां जो हैं वो किसी पार्टी के इसमें हो गई, तो ऐसे लोग लगातार जुड़ रहे हैं और वही इस बात को कह रहे हैं। MF की आप बात कर रहे हैं, तो पिछले बार शिवहर लोकसभा से आप तैयारी कर रहे हैं, तो MF की बात, कुछ तकनीकी चीज़ें मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि M की अगर बात करें तो इंडिया अलायंस मौजूदा समय में, या फिर जो है पिछले बार के अगर चुनाव की बात कर लें तो सैयद फैसल अली चुनाव लड़े थे, तो M तो एक उधर तैयार हो गया। अभी रमा देवी जी का क्या होता है, नहीं होता है, वो आने वाला समय बताएगा, वो चुनाव लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी, क्या कुछ सिनारियो चेंज होता है।
आनंद मोहन भी वहाँ से कोशिश कर रहे हैं, तो एमएफ की इस दोनों तरफ जो है चांसेस दिख रहे हैं, वहाँ खुद को आप कैसे अपने आप को स्टेबल करेंगे? देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, आनंद मोहन जी हम लोग के गार्जियन के रूप में हैं। उनको काराकाट से या वैशाली से, चूँकि शिवहर में कई चुनाव उनके पर वो तो खुद लड़ नहीं सकते हैं, तो आदरणीय है हम लोग सब लोग के लिए। और लवली जी कई चुनाव लड़ चुकी हैं, कई अलग अलग पार्टियों से लड़ चुकी हैं, तो एक्सेप्टेंस जो है पब्लिक के बीच में अब शिवहर में बहुत नहीं रहा है। और निश्चित रूप से वो किसी नई जगह पर जाती हैं तो एक ब्रांड की तरह हो जाएंगी, लोग उनको एक ब्रांड की तरह एक्सेप्ट करेंगे। जैसे वैशाली में उन्होंने उपचुनाव जीता था, तो मैं भी उनका सम्मान करता हूं, और मैं भी ये सुझाव देना चाहूँगा कि अगर आप वैशाली से अगर काराकाट से जाते हैं तो क्या ब्रांड की तरह आप, और काम करने के लिए तो उनके लड़के चेतन जी हैं शिवहर में, वो काम कर ही रहे हैं। तो पब्लिक में एक्सेप्टेंस मुझे लगता है कि स्वीकार्यता उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी। तो आपकी बातचीत हुई है कभी इस सिलसिले में? कभी अब पॉलिटिकल बातें नहीं हुई है, लेकिन स्वाभाविक है, हम लोग के गार्जियन की तरह हैं, तो प्रणाम पाती है उस तरीके की बात है, शादी विवाह और उस सब की बातें होती हैं, राजनीतिक बातें नहीं होती हैं। अपना अपना रास्ता है, अलग अलग पार्टी, अलग अलग सिद्धांत हैं, लेकिन जो जानकारी मुझे है कि वो शिवहर से नहीं आ रहे हैं। एक चीज़ रंजीत जी, आपको आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल से हमें तमाम खबरें मिलती रहती हैं। आपका जो वर्किंग स्टाइल है, जो कार्यशैली है आपकी, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आप लगातार लोगों से मिलना जुलना करते हैं। आपने अक़लियतों की अगर बात करें तो रमज़ान के महीने में दावत इफ्तार पार्टियां भी जो है आपने बहुत सारी की, और इधर मैं देख रहा हूँ कि रीगा चीनी मिल और फुलवरिया घाट, इन सब मामलों पर जो है आप एक्टिव नज़र आए हैं। आप क्या समझते हैं कि उस इलाके में किस तरह की परेशानियां हैं और क्या ज़रूरत है शिवहर लोकसभा क्षेत्र में? देखिए, अब न केवल शिवहर में, पूरे बिहार में, पूरे देश में अब ज़रूरत है कि हम नीचे देखे वाला कॉन्सेप्ट को शुरू करें। ऊपर देखो का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, हमारे नेता प्रशांत जी कहते हैं कि मोदिया बिंद हो गया है लोग, ऊपर देखो, कश्मीर देखो, अयोध्या देखो, ये गुजरात देखो, अपने गांव की सड़क हम कब देखेंगे? आज शिवहर लोकसभा की हम बात करें, पिछले 2 साल से बाढ़ नहीं आया है। अक्सर ये कहा करते थे कि बाढ़ की वजह से सड़कें टूट जाती हैं। आप शिकारगंज और ढाका का रोड आपने देखा होगा, क्या स्थिति है। आप चिरैया घोड़ा सहान का रोड चले जाइए, मेन रोड है ये, मेन रोड। मैं गया था, वहाँ के व्यवसायियों से मिला था, इतनी दिक्कतें हैं। फुलवरिया घाट 11 साल से जो है उसका शिलान्यास हो रहा था, लेकिन पुल चालू नहीं हुआ। हम लोगों ने उस मुहिम को चलाया, तो जाकर के अब आज की डेट में उसका ढलैया आज भी हो रहा है। लगता है कि अब चालू हो जाएगा। क्रेडिट मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं बस केवल आईना दिखाया। रीगा चीनी मिल का जो मुद्दा था, मैंने लोगों को बोला, सबको आह्वान किया, किसानों का पूरा डेटा मैंने निकाला, उनको कॉलिंग किया, नए पुराने जितने भी समाज सेवी थे जो चीनी मिल की बात उठा रहे थे, उनको मैंने आग्रह किया कि एक बार जोड़ और लगाइए। जब लोहा गर्म होता है तब हथौड़ा मारिए। चुनाव का समय है, हम सब लोग एकत्रित हों, अपनी ताकत को दिखाएंगे, अपनी शक्ति को दिखाएंगे, निश्चित रूप से समाधान होगा। और वही हुआ। हम लोग गन्ना मंत्री से भी मिले, किसानों को एकत्रित किया, कई मुहिम हम लोगों ने चलाया, जिसका हम लोगों को सफलता हम लोग को मिला। NCLT के माध्यम से उसका ऑक्शन हुआ है, 2 कंपनियों ने उस काम को लिया 101 करोड़ रुपए में। बहुत जल्दी वहाँ से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा, फैक्ट्री चालू हो जाएगा, किसानों का भुगतान भी हो जाएगा। तो सही समय पे प्रयास करना और उसकी सफलता मिल जाना, तो लोगों से कनेक्ट करने का यही तो अवसर होता है। आप कैसे जुड़ सकते हैं? पैसे बांट करके या छोटा मोटा नहीं जुड़ सकते हैं ना। आप सामाजिक मुद्दों को उठाइए, जो जनहित के मुद्दे हैं उसको उठाइए। बिजली बिल की समस्या, जहाँ तहाँ गलत बिजली बिल मिलता है। हमारा जहाँ भी कार्यालय है, हम लोग बिजली बिल के मुद्दों को, जो भी लोग आते हैं, हम लोग उसका समाधान करते हैं। स्मार्ट मीटर, ये लग रहा है जैसे इस गाँव में जो स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, लोगों का खून चूसा जा रहा है। शहरों में लगा नहीं है, गाँव के लोगों का खून चूसा जा रहा है। ऐसे किस्त बने हुए हैं कि गरीब जो घर के लोग हैं, 250-250 रुपये पर डे उनका पैसा कट रहा है। कहाँ से बिजली रख पाएंगे? बिजली हटा देंगे। कई लोग मुझे गांव में मिले, मैं बाजितपुर में बैठा था, उन्होंने बोला कि भाई हम लोग अब बिना बिजली के रह लेंगे, लेकिन पर डे 200-250 रुपये कहाँ से लाएंगे? तो ऐसे कई मुद्दे हैं जो आप समाधान करके लोगों से जुड़ सकते हैं और सही समय पे जुड़ सकते हैं। मेरा मानना है कि मैं अंसारुल भाई के पास अगर जाऊं, आज चला जाऊं, आपकी किसी समस्या का समाधान करूं या एक संबंध बना के रखूं, जो आपको लगे कि भाई मेरा भाई राणा रंजीत अगर कभी कुर्सी पे होगा तो मैं ही कुर्सी पे रहूँगा, वो एक
जो फीलिंग हम लोग क्रिएट कर लें आपस में, उससे बड़ी ताकत कुछ नहीं है। तो आपको लगता है कि इस तरह की पॉलिटिक्स की वर्तमान समय में ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। जात पात को जो व्यवहारिक संबंध होता है, व्यक्तिगत संबंध होता है, और आज भी भाजपा में मेरे भाई साहब हैं, लेकिन मुझे 10% 5% अक़लियत समाज के लोगों का वोट मिलता है, क्योंकि वो सीताराम बाबू के चेहरा को जानते हैं, सीताराम बाबू के बच्चे को पहचानते हैं, और सीताराम बाबू का संस्कार हम लोग के बीच अंदर है। तो व्यवहारिक संबंध जो है जात पात को तोड़ता है। प्रशांत जी इधर पद यात्रा किए, ईस्ट वेस्ट चंपारण, शिवहर भी गए, अभी फ़िलहाल मुजफ्फरपुर में है, लेकिन कुछ खुल करके समझ में नहीं आ रहा है कि प्रशांत जी करेंगे क्या बिहार की राजनीति में या देश की राजनीति में। प्रशांत जी करेंगे क्या, ये अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। आप लोगों की अक्सर बातें होती रहती हैं उनसे, क्या चल रहा है प्रशांत जी के मन में? देखिए, प्रशांत जी अगला जो बिहार में सरकार बनेगा, 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, वो बिना प्रशांत जी के नहीं बनेगा। जो जदयू की आज की स्थिति है, जो 40-45 विधायक उनके पास हैं, और जो जिधर वो जाते हैं वो सरकार बन जाती है, तो अगला सरकार जो है बिना प्रशांत जी की, ये मैं आज लिख के दे सकता हूँ कि 2025 के चुनाव के बाद बिना प्रशांत जी के सपोर्ट के सरकार नहीं बनेगी। ये आज की मैं मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम तो हम लोग का पूरा विश्वास है कि हम लोग अपना सरकार बनाएंगे। जिस तरह का मुहिम, जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं, अगर आप देखेंगे मुजफ्फरपुर की उनकी यात्रा को, आप उनके पुराने यात्रा को भी देखेंगे, और यात्रा के क्रम में जो MLC का चुनाव हम लोगों ने जीता, जो जात पात की बात होती है, तरह तरह की बात होती है कि भाई कैसे तोड़ लीजिएगा, कैसे कर लीजिएगा, जो हमारे आफाक साहब जो चुनाव जीते MLC का, इतने कम समय में लोग, ये तो सत्य है कि जो है एक स्ट्रेंथ के रूप में देखा जा रहा है। जो MLC चुनाव हुआ था उसमें जो उनकी भूमिका रही थी, लेकिन लोकसभा को लेकर के बेसिक मेरा सवाल। देखिए, लोकसभा में अपने एक ताकत को देखना चाहते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं या आप डेली स्कूल जाते हैं और परीक्षा नहीं हो, तो आपको पता नहीं लगेगा कि आप कितने पानी में। तो लोकसभा में हम लोग हर सीट पे नहीं लड़ेंगे, ये निर्णय तो खैर शीर्ष नेतृत्व का है, लेकिन जो मेरी समझ है उसमें हम लोग सेलेक्टिव 10-12 सीट पे लड़ेंगे, जहाँ जहाँ पदयात्रा हो गया है। और चूंकि हमारे कार्यकर्ता हैं बहुत मजबूती से जुड़ रहे हैं, तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि भाई चुनाव आ गया, ठीक है आप हमारे हैं, लेकिन चुनाव में हम नहीं लड़ रहे हैं तो आप RJD को दे दीजिए, चाहे आप भाजपा को, ये तो हम नहीं कर सकते हैं। अगर युद्ध हो रहा है और अगर आप अच्छे योद्धा हैं, तो आप जब तक उतरेंगे नहीं युद्ध में, तो पता कैसे लगेगा कि आप अच्छे योद्धा हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग जहाँ जहाँ भी हमारे संगठन तैयार हो गया है, जहाँ जहाँ प्रशांत जी का पदयात्रा हो गया है, मुजफ्फरपुर में पदयात्रा चल रहा है, इसके बाद सीतामढ़ी जाएंगे वो, तो जहाँ जहाँ भी पदयात्रा होगा वहाँ मजबूती से हम लोग लड़ेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग माने अच्छे सीटों पे सफलता लेकर के। राणा रणजीत सिंह जनसुराज से शिवहर के भावी प्रत्याशी हो सकते हैं, इसको लेकर के क्या अंततः यही हकीकत रहेगी या फिर कोई नए चेहरे भी आ सकते हैं? देखिए, ये निर्णय मेरा नहीं है, लेकिन हमारे संगठन का आदेश है, हम लोग के जो ये लोगों का है कि भाई आप संगठन को मजबूत करिए। हम लोग बूथ कमेटी पे काम कर रहे हैं, और आप लोगों ने देखा होगा जगह जगह हमारा यूथ क्लब है, और ऐसे कई प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिसकी जानकारी हम लोग देना मुनासिब नहीं समझते हैं। चुनाव में उसका रिस्पॉन्स आपको दिखेगा। एक ऐसी पार्टी जिसके पास 100-150 IIT IIM के कार्यकर्ता हों, 200-300 गाड़ियाँ हों, प्रशांत जी जैसे बुद्धि विवेक वाला व्यक्ति हो, तो आपको लगता है क्या ये नई पार्टियां हमारे आसपास टिकेंगी? ये पैसा दे करके और छोटा रिचार्ज करके जो कार्यकर्ता आप इकट्ठा करते हैं, इतना तकलीफ कार्यकर्ताओं के दिमाग में पहले से कि भाई ठेकेदारी नहीं मिला तो ये मेरा पैरवी नहीं हुआ, या कई चीज़ें हैं। और शिवहर तो आप जानते हैं कि भाई ये तो मजबूरी में कोई किसी को दे रहा है। रणजीत जी, एक सवाल तो ये भी उठता है ना कि हालांकि ये सवाल मैंने प्रशांत जी से भी पूछा था जब उनका साक्षात्कार लिया था, कि आप इतना खर्च करते हैं, यहाँ मोतिहारी में भी कैंप लगा था, तो जितने दिन कैंप रहा इतने सारे लोग उसमें, और तकरीबन सारे होटल्स मोतिहारी के बुक थे, उनकी जो IPAC की टीम थी, वो सारे लोग जो है का जो एक्सपेंस है, ये 200-300 गाड़ियों की अगर बात आप कर रहे हैं, तो प्रशांत जी कुछ अलग तो नहीं कर रहे हैं, वो भी तो उसी ट्रैक पे जा रहे हैं जहाँ यहाँ की परंपरागत जो पार्टियां रही हैं। देखिए, हम लोग किसी व्यक्ति को शराब नहीं पिला रहे हैं, या हम किसी को व्यक्तिगत पैसा नहीं दे रहे हैं। आप अगर युद्ध में जा रहे हैं तो अपने पूरे हथियार के साथ जाएंगे ना। आपके पास जितने आधुनिक हथियार हैं,
आज की डेट में क्या है, प्रशांत जी के साथ IIT के लड़के, IIM के लड़के जुड़े हुए हैं। तो गाड़ियाँ हम लोग के पास, हम लोग चला रहे हैं, उसको पेंटेड हम लोगों ने किया हुआ है। तो ये आज के ज़माने का हथियार है। तो कहीं पे भी जाएंगे तो हम आए हैं लड़ने के लिए, तो केवल लड़ने नहीं आए, जीतने आए। और निश्चित रूप से आप अगले 2 साल 3 साल में आप देखेंगे कि एक व्यवस्था परिवर्तन की जो हम बात करते हैं, सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन। इसीलिए हम कभी भी किसी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करने जा रहे, हम अपने एजेंडा पे काम कर रहे हैं। तो आज की डेट में अगर हम पूरे फुल्ली इक्विप्ड नहीं आएंगे तो फिर हम यूं ही थोड़ी ना अपना पहचान बनाने आ रहे हैं, हम जीतने आ रहे हैं। तो हम पूरी हथियार, पूरी तैयारी के साथ हैं और जो चल रहा है आज की डेट में तो उसी हिसाब से चलेंगे। अगर उनके पास तोप है तो हम उससे बड़ा तोप लेकर के आएंगे, लेकिन लोगों में पैसा, शराब और उस तरह का जो काम है वो नहीं करेंगे। शिवहर में आप किस तरह की समस्याएं देखते हैं? शिवहर के विकास के लिए मौजूदा समय में क्या ज़रूरत है? देखिए, शिवहर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति वहाँ का लोकल आदमी और लोकल मुद्दों को जो जानता हो। एक एक गली का समस्या अभी जो हम लोग घूमते हैं, एक हम लोग पर्सनल डायरी में नोट करके उसको जो है भाई इस गांव का, इस गली का क्या समस्या है, गुजरात का और अयोध्या का और कश्मीर का समस्या नहीं, मेरे गली का, मेरे गांव का समस्या क्या है, उसको चिन्हित कर रहे हैं और उस पर हम लोग काम करेंगे। एक मैनिफेस्टो हम लोग गांव गली गली का मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या जो मुझे आज की डेट में लगता है वो सड़क की समस्या है। जो मेन रोड, मैं अंदर की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, शिकारगंज और ढाका का जो रास्ता है, उसके बाद आपको चिरैया घोड़ासान का जो रास्ता है, कई ऐसे पुल हैं जो बहुत आसानी से बनवाए जा सकते थे लेकिन कोई उस पर ध्यान देने वाला नहीं। कई सड़कें ऐसी हैं जो सोलिंग था उस पर, लेकिन उसको उखाड़ दिया गया कि भाई नया रोड बनाया जाएगा, ठेकेदार भाग गया, पता नहीं कौन सी कहानी है। तो लोग यहाँ थक गए कि भाई अब किसके पास जाएं, लाचार महसूस कर रहे हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जो यहाँ का स्थानीय हो, लोकल मुद्दों से वो जुड़ा हुआ हो और उनकी आवाज़ के लिए लड़ सके। शिवहर हमारे बिहार का सबसे पिछड़ा जिला है, तो उसके लिए एक अच्छी लड़ाकू व्यक्ति की ज़रूरत है। मैं ही नहीं, कोई भी हो सकता है, लेकिन अच्छे लड़ाकू आदमी की जो सदन से लेकर के, सड़क से लेकर के हर जगह इन मुद्दों को उठाए, उसके लिए लड़ाई। आज रेल आज तक नहीं आ पाया हमारे यहाँ, कितनी बदनसीबी है। उद्घाटन तो हो गया ना, अब उद्घाटन कहाँ हुआ, क्या होगा, नहीं होगा, वो तो लंबी बात है। और मेरे पिताजी जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, लालू जी उस समय रेलवे मिनिस्टर, तभी उसकी बात हो गई थी कि उसका लिस्ट बन गया था। हमारा मधुबन भी था उस लिस्ट में, बाद में उसको हटा दिया गया किसी कारण से। तो चुनाव के समय उद्घाटन तो होंगे, ये तो कई लंबे समय से उद्घाटन का हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन कहाँ देखा आज तक हम लोग कहीं हॉल्ट, रेलवे हॉल्ट हो, रेलवे रुका हो, रेलवे की सुविधा हम लोग ले सके। गाँव में रेलवे पहुँच गया लेकिन हम आज भी वंचित हैं उससे। तो ये सब मुद्दे हैं और ऐसा व्यक्ति जो इन मुद्दों को उजागर कर सके, उसके लिए लड़ सके, वैसे किसी व्यक्ति की शिवहर को ज़रूरत है। रमा देवी जी, अब क्या लगता है आपको? रंजीत जी, आप जब फाइट के लिए जाएंगे तो जो आपका मुकाबला होगा वो उसमें किस तरह के लोग नज़र आएंगे आपको? मुख्य मुकाबला की अगर बात करें तो कौन होंगे आपके सामने? देखिए, इंडिया या एनडीए, हम लोग एक अलग लकीर खींच रहे हैं। हम लोग उनसे कंपेयर नहीं कर, तरीका ही अलग है हमारा। आप देखेंगे अभी जैसे हमारे आफाक साहब हुए हैं, तो जो काम करना है वो सब लिस्ट बन चुका है पहले ही। आज हम जो मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं ये हम नहीं करेंगे, पार्टी संगठन तय करेगा कि भाई आपका फंड अगर 5 करोड़ का मिलता है तो पार्टी तय करेगी कि भाई कहाँ कौन सा सड़क, जो हम लोग घूम रहे थे प्रशांत जी पद यात्रा के समय जब चल रहे थे, तो कौन सी सड़कों की बात हुई थी, कौन से नाले की बात हुई थी, तो वो फंड से किया जाएगा। आप एक अलग तरीका देखेंगे, इस पार्टी का जो मैनेजमेंट है, इस पार्टी का जो तरीका होगा और इतना डिसिप्लिन्ड होगा कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हमें केवल कार्यकर्ता के रूप में होंगे, आज भी एक कार्यकर्ता के रूप में है, क्योंकि प्रशांत जी का कहना है कि भाई हम किसी नेता के बेटा को नेता नहीं बनाते। तो यहाँ मेरी पहचान सीताराम बाबू से नहीं है, वो निश्चित रूप से लोगों के बीच में है, लेकिन मैं यहाँ कार्यकर्ता के रूप में हूँ। ढाका में मीटिंग होता 2 बजे रात तक मैं खुद झंडा लगाता हूँ। चिरैया में मीटिंग हुआ, मैं खुद वहाँ की सारा विधि व्यवस्था, नाश्ता पानी से लेकर सब व्यवस्था देखता हूँ। तो हम लोग यहाँ लैंडेड हेलीकॉप्टर से नहीं है, ज़मीन से उनके साथ पदयात्रा से जुड़ करके, संगठन को मजबूत करके, बूथ बाय बूथ काम करके तब पहचान बनाना पड़ेगा। इस पार्टी का अलग सिद्धांत है। जी, कुछ आपके व्यक्तिगत विचार भी हम जान लेते हैं। आप एक जो बातचीत के दरमियान जो जिस तरह से आप मुद्दे उठाते हैं या जो लहजा है आपका बात करने का, वो एक मज़े हुए पॉलिटिशियन का है। तो आप
आपके मन में पॉलिटिक्स में आने का ये जुनून जो है कब सवार हुआ? देखिए, चूँकि बचपन से हम लोगों ने देखा है और पिताजी को नज़दीक से देखने का मौका मिला, तो एक अंदर सेवा भावना तो रहता ही है कि भाई कुछ लोगों के लिए करें। और बहुत हड़बड़ी नहीं था, क्योंकि बड़े भाई साहब हम लोगों से 10 साल बड़े हैं और पिताजी के रहते ही 2 चुनाव वो हार चुके थे। और पिताजी का जब इंतकाल हुआ तो हम लोग सब लोग लग करके उनको हम लोगों ने जिताया। परिस्थितियाँ ऐसी थी कि पार्टी भी उन्होंने चेंज किया, उनको स्थापित किया, 15 साल विधायक रहे, मंत्री रहे, तब हम लोगों ने अपना रास्ता चुना है। विचारधारा अलग है, हर एक व्यक्ति का, एक परिवार में हम लोग राजनीतिक अलग एक विचारधारा हम लोग रख सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। पारिवारिक रूप से विचारधारा की बात है तो सवाल तो ये भी उठता है ना कि आप जब जाएंगे मैदान में तो कई बार ऐसा भी होगा कि आपके भाई साहब के खिलाफ भी आपको बहुत सारी चीज़ें बोलनी पड़ेंगी या उनको आपके खिलाफ बोलनी पड़ेंगी, क्योंकि एनडीए का भी वहाँ पे कैंडिडेट होगा। वैसे सिचुएशंस को आप कैसे फेस करेंगे? देखिए, ये कोई पहली बार नहीं होगा। आप अगर पुराना बहुत सारा आप इतिहास उठाएंगे तो कई लोग हुए हैं। हम तो भाई हैं, पति पत्नी और फादर सन भी अलग अलग पार्टी में रहे हैं, लेकिन घर में एक ही डाइनिंग टेबल पे खाना भी खाया है। तो निश्चित रूप से जो आपने बोला ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग हम लोगों में है कि हम लोग जानते हैं कि राजनीतिक चीज़ों को कैसे हैंडल करना है और पारिवारिक चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। पिताजी का दिया हुआ संस्कार है, तो निश्चित रूप से उनका अलग रास्ता है। वो भगवा गमछा ओढ़ते हैं, हम लोग सफ़ेद ओढ़ते हैं या पीला ओढ़ते हैं, तो अपना अपना विचारधारा है, अपना अपना सोच है, अपना अपना काम करने का तरीका है। वहाँ मन की बात होती है, यहाँ जन की बात होती है, जन स्वराज में। तो अपना विचारधारा है, उसमें कहीं कोई नहीं है, लेकिन राजनीतिक रूप से आपकी कभी बात हुई थी इस मसले पर कि आप जो है एक्टिव पॉलिटिशियन के तौर पे आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत लंबे टाइम से था कि भाई वो थोड़ा सेटल हो जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं कि वो प्रयास कर रहे हैं और पीछे से हम भी प्रयास करना शुरू कर दें। तो अब सेटल हो गए हैं, एक लंबा उनका राजनीतिक सफ़र अब हो गया है। 3 बार विधायक हो गए, मंत्री हो गए, उससे पहले भी राजनीतिक सफ़र में थे, तो एक मजबूत वो हो गए हैं। तब हम लोगों ने उनको स्थापित करके अपना रास्ता हम लोगों ने बनाया है। ऐसा भी संभव हो सकता है कि एनडीए से आपके भाई साहब आ जाएं? देखिए, परिस्थिति अब मैं नहीं, ये डिसाइड तो हमारे नेता करेंगे। और जैसा मैंने बताया, हम लड़ाई लड़ने या पहचान बनाने नहीं आ रहे, जीतने के लिए आना है। तो मेरे भाई ही नहीं, अगर आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेकर के आते हैं तो कोई भी राजपूत समाज का व्यक्ति आता है तो शायद हम लोग पुनर्विचार कर सकते हैं। लेकिन जो अब तक मुझे मालूम है 90% मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। आज मेरा जो उठना बैठना आरजेडी में भी है और भी जगह है, तो ये मैं आपको निश्चित करता हूँ कि शिवहर से राजपूत कैंडिडेट ना एनडीए से ना इंडिया से आ रहा है। तो हम लोग अगर चुनाव में आते हैं, अगर हम लोग को मौका मिलता है तो बहुत मजबूती से हम लोग बहुत मजबूत रहेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि नौजवान तो 70% हमारे साथ रहेगा, हर जाति का, हर कास्ट का नौजवान, जिसकी संख्या सबसे अधिक है। जो आप कहते हैं, जो कह रहे थे कि भौकाल आपने इतनी जल्दी कैसे बना लिया, तो ये भौकाल नौजवान बनाता है, युवा बनाता है, और हर समाज का युवा हम लोग के साथ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि युवा आंख बंद करके हम लोग का साथ देगा, जाति पार्टी से ऊपर उठ करके। उसके बाद जो पढ़े लिखे लोगों की जाति है, जो पढ़े लिखे लोगों की जाति है, वो जनसुराज के साथ आपको जुड़ता हुआ मिलेगा। पार्लियामेंट्री चुनाव है, जाहिर सी बात है केंद्र में सरकार बनानी है। एक और महत्वपूर्ण सवाल प्रशांत जी के लिए भी खड़ा होता है, और आप मेरे ख्याल से आप जनसुराज के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आपके लिए भी है। अभी के दौर में फ़िलहाल एनडीए नहीं तो इंडिया, ये तय है कि इन दोनों में से किसी की सरकार बनेगी, ठीक है। प्रशांत जी वैसे कंडीशन में किधर होंगे, एनडीए या इंडिया? वो किसी तरफ नहीं होंगे। जितना मैं उनको जानता हूँ, वो लोगों के मुद्दों को उठाएंगे, एक एग्जाम्पल सेट करेंगे। ठीक है, आज हमारी सरकार नहीं है, लेकिन जहाँ के हम सांसद हैं, जहाँ का प्रतिनिधित्व हम कर रहे हैं, या पूरे बिहार की भी जो मुद्दे हैं, जो प्रशांत जी कहते हैं कि आज हम 39 MP हम लोगों ने दिया था, भाजपा के साथ जिताया था। एक भी मीटिंग हुआ जिसमें सभी सांसद बिहार के बैठे हों, प्रधानमंत्री बैठे हों, गृह मंत्री बैठे हों, बिहार के समस्या को लेकर के चर्चा हो, ऐसा एक बैठक 9 साल में नहीं कराया गया है। तो बिहार के मुद्दों को हम उजागर करेंगे। और क्योंकि सरकार में रह के आप दब जाते हैं, कई मुद्दों को नहीं उठा सकते हैं, पार्टी का डिसिप्लिनरी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो हम जो धरातल की चीज़ें हैं, जो जिन चीज़ों को उठाया जाना चाहिए, जिन मुद्दों को ऊपर लेके जाना चाहिए, उसकी लड़ाई लड़ेंगे।
और एक उदाहरण स्थापित करेंगे कि आपका आदर्श सांसद कैसा होना चाहिए। लोग भूल गए हैं, लोग ऊपर देखो, पार्टी को देखो, उसको देखो, इसको देखो। नीचे अब हम लोग को वापस लौटना होगा कि अपने गांव, अपने गली को देखो, अपने बच्चों को देखो। तो ऊपर न देख करके नीचे देखने की बात हो रही है। राणा रंजीत जी, आप ईस्ट टीवी न्यूज़ के स्टूडियो में आए और हमारे इतने तीखे सवालों का आपने बेबाकी से जवाब दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अंसारुल भाई।